नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित बातचीत कर ली थी कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई थी और कैसे संविधान सभा का प्रारंभ हुआ था और फिर संविधान बना था। इसके बारे में हमने बातचीत कर ली थी। चलिए अब आज के उसके आगे क्या पढ़ना है, हमको उसके आगे समितियाँ पढ़नी है और कुछ बेसिक पॉइंट जो छूट गए हैं, जो मतलब इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो एम.एन. रॉय थे, एम.एन. राव, उनका नाम था एम.एन. राव मानवेंद्रनाथ राव। उन्होंने 1934 में संविधान सभा की मांग की। इसके बाद 1934 में उनके मांग करने के बाद आधिकारिक रूप से मांग जो संविधान सभा की गई थी 1935 में कांग्रेस के द्वारा की गई थी। 1938 में फिर जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि जो हमारी संविधान सभा का गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। जवाहरलाल नेहरू की इस मांग को 1940 के अगस्त प्रस्ताव के जरिए स्वीकार कर लिया गया। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा के चुनाव हुए। उसके बाद फाइनली जो बनी थी संविधान सभा, नवंबर 1946 को संविधान सभा बनके तैयार हो गई। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन वो उनको वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था, जो कि फ्रांस के आधार पर चुना गया था। फ्रांस में ऐसे ही वरिष्ठता के आधार पर चुना जाता था, तो उसी प्रकार फ्रांस के आधार पर उनको वरिष्ठता के माध्यम से उनको चुन लिया गया था अस्थायी अध्यक्ष। जो दूसरी बैठक थी संविधान सभा की वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। स्थायी अध्यक्ष जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने तो उसके बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव आया। उद्देश्य प्रस्ताव मैंने आपको बता दिया है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव आया था। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे संविधान का कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसके बारे में जो रफली मान लीजिए कि हम कोई भी क्वेश्चन करने से पहले जो रफली कार्य करते हैं एक तरीके से, वही है कि ये रफली कार्य था, बेसिक स्ट्रक्चर था कि हमारा संविधान कैसा होगा। उसके बाद जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद फिर हमारे स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कुछ चेंजेस किए गए। उसमें क्या किया गया कि संविधान सभा को 2 अधिकार दे दिए गए। एक तो जो उसके पास था कानून बनाने का अधिकार और दूसरा उसको विधायिका का अधिकार भी दे दिया गया। अभी तक उसको विधायिका का अधिकार नहीं था संविधान सभा को। यहाँ पे जो संविधान सभा में जो उसको अधिकार दिए गए थे उसमें एक अधिकार ये भी था कि वो अपने स्वेच्छा के अनुसार संविधान सभा अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपना संविधान बना सकती है। और फिर उसके बाद उसको विधायिका का अधिकार भी दे दिया गया। अभी तक सिर्फ उसको कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन अब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत उसको कानून लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। इसमें दो अध्यक्ष थे। एक तो जो मतलब उसके संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो तो राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उसके बाद एक जीवी मावलंकर को विधायिका का यानी कानून पारित करना है, तब उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। उसके बाद जो मैंने ये बताया था कि कुछ संविधान सभा के अन्य कार्य भी थे। उसमें से एक जो ये कार्य थे कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट, इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। तो यहाँ तक हमने बातचीत कर ली थी और चलिए अब आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले समितियाँ। 8 बड़ी समितियां थी। हम जिस प्रकार कोई एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता, इसीलिए उसको अलग अलग भागों में, मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री अकेले कोई कार्य नहीं कर सकते तो अलग अलग मंत्रालय बनाया गया। इसीलिए संविधान सभा में अलग अलग समितियां बनाई गई थी, जो मतलब संविधान सभा के निर्माण में सबका योगदान रहे और सब थोड़ा मतलब कुछ अलग अलग कार्य सारी समितियां मिलकर करें। तो इसमें 8 बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी। पहले हम बड़ी समितियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें जो बड़ी समितियां होती हैं उनसे एग्जाम में कभी मिलान के लिए दे दिया या तो फिर कभी वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये कौन सी समितियां थी इनके बारे में बात करते थे। एक है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी है संघीय संविधान समिति।
इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। और उसके बाद तीसरी समिति जो है वो थी प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो चौथी समिति थी वो थी प्रारूप समिति। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर। उसके बाद जो पांचवी समिति थी उस समिति का नाम था मौलिक अधिकार। अल्पसंख्यक जनजाति समिति। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद इधर लिख देते हैं जो छठी समिति थी संचालन समिति। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप नियम समिति। इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो आठवीं समिति थी वो राज्यों के साथ समझौता करने के लिए समिति थी। इसको राज्यों की समिति कहा गया है। राज्यों के साथ समझौता करने के लिए एक समिति थी और इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ही करते थे। तो आपके सामने ये 8 समितियां हैं। इनमें से जो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मिलान के लिए तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो समितियां बनाई गई थी संविधान सभा में, उसमें सबसे ज़्यादा जो समिति थी उसकी अध्यक्षता किसके पास थी, या अध्यक्षता कौन करता था। तो सबसे 3 समितियां जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में थी, जैसे कि एक संघ समिति, एक संघीय संविधान समिति और एक ये राज्यों की समिति। यानी कि सबसे ज़्यादा जो समितियां थी बड़ी समितियों में, उनकी जो पावर थी सबसे ज़्यादा अध्यक्षता की, वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। तो इन समितियों के बारे में हमने बातचीत कर ली। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो 5वीं समिति है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति, इसकी 5 उप समितियाँ थी। तो इसकी 5 उप समितियाँ थी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इन उप समितियों के जो सदस्य थे, मतलब अध्यक्ष थे, वो अलग अलग थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। जो अल्पसंख्यक समिति थी, अल्पसंख्यक उप समिति, इसकी अध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद मौलिक अधिकार जो समिति थी, मौलिक अधिकार उप समिति, इसकी अध्यक्षता थी जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। एक समिति और थी जो कि जनजातीय उप समिति, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई। गोपीनाथ बारदोलाई। अब यहाँ पे आप देखिए,
संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल। आप ये चीज याद रखिएगा, जो चीज संघ से रिलेटेड है, जो सेंटर से या संघ से रिलेटेड है, उसके जवाहरलाल नेहरू थे, और जो प्रांत से रिलेटेड है उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ राज्यों की भी बात की गई है, और राज्य के लिए जो थी उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति के वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन जो इसकी उप समितियां थी उनके अध्यक्ष अलग थे। 5 उप समितियां थी, जो जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दी है। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी, मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी, और जनजाति उप समिति के गोपीनाथ बारदोलाई। ये चीजें इसमें थी। और एक संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्यों से संबंधित जो राज्यों के साथ जो समझौता किया जाता था उससे जो संबंधित थे उसमें जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये आपकी 8 समितियां हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट समिति कौन सी है, तो इसको मिटा देते हैं। आठ समितियों में से सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी आपकी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन में पूछा था, प्रारूप समिति ना देके ड्राफ्टिंग कमेटी दिया था, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, ऐसी समिति कोई नहीं थी। तो इसको आप इसका इंग्लिश नेम भी याद रखिएगा। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और इसको आप किसी के साथ मतलब ऐड करके, जो ये डेट है, मतलब डेट याद नहीं होती जल्दी, तो आप किसी के साथ मतलब जोड़ के देखा करिए, किसी और उस दिन और क्या हुआ था, 29 अगस्त को और क्या हुआ था। चलिए सर्च करके बताइएगा कि 29 अगस्त को और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तो फिर उसके बाद इसके जो अध्यक्ष थे वो मैंने बता दिया है कि भीमराव अंबेडकर थे। इसके सदस्यों की संख्या थी 7। इसमें 7 सदस्यों की संख्या थी। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है, मतलब कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि 7 सदस्य कौन कौन से थे, प्रारूप समिति में 7 सदस्य कौन कौन से थे। तो चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 है, तो ये तो भीमराव अंबेडकर ही है। नंबर 2 इन गोपाल स्वामी आयंगार। और नंबर 3 पे है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और 4th नंबर पे है डॉक्टर KM मुंशी। 5th पे हैं फिर आपके सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। इसके बाद N माधव राव। ये जो N माधव राव है ये BL मित्र की जगह शामिल हुए थे। ये BL मित्र को स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रॉब्लम थी, इनकी तबीयत सही नहीं थी या इनको कुछ स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। BL मित्र ने, उनकी जगह लिया गया था M माधव राव को। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछने की संभावना है या फिर पूछे जाते हैं कि
कि मतलब BL माधवराव की जगह BL मित्र की जगह कौन शामिल किया गया था प्रारूप समिति में, या तो फिर ये भी पूछा जा सकता है कि N माधवराव किसकी जगह शामिल हुए थे। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद है जो 7वें सदस्य हैं VT कृष्णामचारी, ये DP खेतान की जगह शामिल हुए थे। DP खेतान की जगह इनकी मृत्यु हो गई थी, DP खेतान की, तो उसकी जगह VT कृष्णामचारी शामिल हुए थे। ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना है कि किस एक सदस्य की प्रारूप समिति में रहते मृत्यु हो गई थी, और या तो फिर DP खेतान की जगह कौन शामिल हुआ था, फिर या तो VT कृष्णामचारी किसकी जगह शामिल हुए थे। ये सारे क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। जब आप कोई भी चीज़ें पढ़ा करिए तो उनको किसी न किसी चीज़ से जोड़ के पढ़िए, तो चीज़ें जल्दी याद रह जाती हैं। और अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें कि हाँ कैसा क्वेश्चन बन सकता है, संभावना क्या है बनने की। ऐसे में चीज़ें आपको बहुत जल्दी भूलती नहीं है। तो यहाँ तक हमने इसके बारे में बात कर ली, प्रारूप समिति के 8 प्रारूप समितियों के बारे में बात कर ली, फिर उसके बाद 8 बड़ी समितियों के बारे में बात कर ली। फिर उसके बाद हमने इसमें कौन इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य के नाम भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं कि संविधान हमारा स्वीकार कब किया गया था, और उनके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो संविधान स्वीकार किया गया था, हमारा संविधान सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि पूर्णतः संविधान नहीं, कुछ संविधान की चीज़ें स्वीकार कर ली गई थी, प्रस्तावना भी स्वीकार कर ली गई थी। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद हमारा आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, ठीक है आंशिक रूप से तो संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार हो गया, उसके बाद ये पूर्ण रूप से संविधान हमारे यहाँ कब लागू हुआ। तो जो संविधान ने जो पूर्ण रूप से लागू हुआ, चलिए इसको मिटा देते हैं। पूर्ण रूप से संविधान स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान स्वीकार किया गया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। ये 26 जनवरी आपके इतिहास में मतलब एक लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और इसकी अध्यक्ष जो थे ये थे जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पे 1930 को इन्होंने मान लिया था कि हम 26 जनवरी को हमारा राज्य मतलब 26 जनवरी को हमारे देश को आज़ादी दी जाएगी। तो इन्होंने इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मान लिया था कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस हमको 26 जनवरी को मिलेगी। लेकिन क्या हुआ था कि हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई हमारे देश को। मतलब इन्होंने डिसाइड किया था, सब लोगों को ये कहना था कि 26 जनवरी को आज़ादी मिलेगी, 26 जनवरी को अंग्रेज देश छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन उसके पहले ही किसी कारणवश, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हुआ था, 15 अगस्त को आज़ादी मिल गई। तो हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। उसके बाद जो राजनेता थे जो मतलब उससे संबंधित थे, कांग्रेस की पार्टी से या फिर जो संविधान सभा से संबंधित थे, इन्होंने सोचा कि 26 जनवरी को अगर हम कुछ नहीं रखा जाएगा, 26 जनवरी को कुछ नहीं रखा जाएगा तो लोग इसको भुला देंगे, इस डेट को याद नहीं रखा जाएगा। जबकि इन्होंने माना था कि हम 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद तभी इन्होंने संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
तो आज की क्लास यहीं तक है और कल हम इसका आगे की क्लास आई होप आपको समझ में आया होगा जो चीज़ें मैंने समझाई हैं। अगर कोई डाउट हो या फिर और कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके बाद अब हम संविधान सभा की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, संविधान की विशेषताएं और जो प्रस्तावना है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम भाग 1 से स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। और अगर मतलब समझ में आया हो तो ठीक है, मतलब अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्टडी कंटिन्यू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।